दूसरे दिन सुबह ओबेरॉय मैंशन के बाहर एक बाइक आकर रुकी। तभी बाइक से सुहानी उतरी और अंदर चली गई। दादी सोफे पर बैठी थी। उन्होंने जैसे ही सुहानी को देखा वो खड़ी हो गईं और बोली, आओ आओ बेटा। वहाँ प्रिया और अनुराधा भी आ गए थे। दादाजी भी नाश्ता करने नीचे आ रहे थे। तभी उन्होंने सुहानी को देखा। कुछ ही देर में विवान, स्वाति, आरोही, कबीर, अनुराग और आदित्य भी आ गए। दादाजी बोले, आ जाओ बच्चा। सुहानी ने हल्की मुस्कान दे दी। तभी विवान ने चुटकी लेते हुए पूछा, आपकी दोस्त नहीं आई? सुहानी बोली, हाँ वो शाम तक आ जाएगी, उसे कुछ ज़रूरी काम था इसलिए। अनुराधा ने कहा, कोई बात नहीं। स्वाति, सुहानी को उसका कमरा दिखा दो। तभी सुहानी बोली, जी मेरी दोस्त यहाँ रहने के लिए तैयार तो हो गई है, लेकिन वो चाहती है कि आप लोग हमसे किराए के पैसे ले लें। दादाजी ने प्यार से कहा, अरे बेटा, तुम तो हमारे लिए हमारी बच्ची जैसी हो, मैं तुमसे पैसे नहीं ले सकता। सुहानी बोली, दादाजी अगर आपने पैसे नहीं लिए तो मेरी दोस्त को बहुत बुरा लगेगा और वो यहाँ रहने नहीं आएगी, प्लीज़ दादाजी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। फिर स्वाति और सुहानी के कमरे की ओर चली गईं। कुछ देर बाद सुहानी नीचे आई और सभी से मिली। स्वाति, विवान, कबीर और आरोही की तबीयत अब ठीक थी, क्योंकि विवान, कबीर और स्वाति ने उसे हंसाने के लिए काफ़ी मेहनत की थी। तभी अनुराधा बोली, बच्चों आ जाओ। सभी लोग नाश्ता करने के लिए डाइनिंग टेबल पर आ गए। नाश्ते के दौरान सभी बातें करते रहे और हंसी मजाक में समय बीत गया। सुहानी बोली, अब मुझे ऑफिस जाना पड़ेगा, मैं निकलती हूँ। विवान बोला, हाँ हमें भी कॉलेज के लिए निकलना होगा। तभी सुहानी, विवान, आरोही और स्वाति निकल गए। तभी कबीर, आदित्य और अनुराग भी अपने ऑफिस के लिए निकल गए। शाम को आरोही, विवान और स्वाति घर लौट आए। तभी सोफा पर निखिल बैठा था। आरोही दौड़कर निखिल के पास आ गई। स्वाति और विवान भी आ गए। विवान बोला, लो राक्षस की भारत में एंट्री हो गई। निखिल ने विवान को गुस्से से देखा। तभी दादी बोली, अरे मेरा बेटा कितना पतला हो गया है। विवान बोला, क्या दादी पतला हो गया है? भाई 2 दिन के लिए ही तो गया था। दादी बोली, तू चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता। प्रियाजी बोली, हाँ माँ, तिल्लू अपना ध्यान भी कहाँ रखता है, बस काम काम और काम। वो काम के चक्कर में सब कुछ भूल जाता है, अपनी माँ को भी। प्रियाजी निखिल को प्यार से तिल्लू बुलाती हैं। सिर्फ प्रियाजी ही निखिल को तिल्लू बोल सकती हैं, पर अगर किसी और ने उसे तिल्लू बोल दिया तो उसकी शामत आई, समझो। तभी निखिल प्रियाजी के पास आया और बोला, माँ मैं आपको थोड़ी भूल सकता हूँ। प्रियाजी ने गुस्सा कर बोला, जा जा, तो फिर तूने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? निखिल बोला, किया तो था कल माँ। प्रियाजी बोली, कल नहीं, आज क्यों नहीं किया? निखिल मुस्कुराते हुए बोला, माँ आज तो मैं आ ही रहा था ना। विवान हंसते हुए बोला, बड़ी माँ और दादी, आप तो ऐसे कह रही हो जैसे भाई 5 साल बाद आया हो, कल ही तो गया था भाई। दादी ने चप्पल उठाते हुए कहा, तू चुप कर वरना। विवान जल्दी से स्वाति के पीछे छुप गया और बोला, अरे बाप रे दादी, आप अपने इस ब्रह्मास्त्र को नीचे कर दीजिए। सब लोग उसे देखकर हंसने लगे। प्रियाजी बोली, बच्चा बोल, तू क्या खाएगा? आज मैं तेरी मनपसंद खाना बनाऊंगी। निखिल मुस्कुराते हुए बोला, माँ आप तो मेरी पसंद जानती ही हो। प्रियाजी बोली, समझ गई मैं आज बैगन का भरता और बाजरे के रोटले बनाऊंगी, पसंद है ना बच्चा तुझे? निखिल हंस दिया। तभी दादाजी अपने कमरे से बाहर आ गए और बोले, क्या हुआ, इतनी आवाज़ क्यों आ रही है? दादाजी ने देखा और मुस्कुराते हुए बोले, ओह बब्बर आया है। बब्बर निखिल का नाम था। दादाजी और दादी माँ उसे प्यार से बब्बर कहते थे। तभी दादाजी बोले, बब्बर मेरे कमरे में आ, मुझे बात करनी है। निखिल ने कहा, हाँ दादाजी, मैं फ्रेश होकर आया। तभी निखिल फ्रेश होने अपने रूम में चला गया और प्रियाजी और अनुराधा किचन में रात के खाने की तैयारी करने लगी। निखिल का कमरा हवेली का सबसे बड़ा और बेहतरीन कमरा था। ये कमरा इतना विशाल था कि पहली ही नज़र में उसकी भव्यता का अंदाज़ा लगाया जा सकता था। एक तरफ किंग साइज का बड़ा सा बिस्तर था जिस पर आराम से 5 लोग सो सकते थे। कमरे में एक शानदार विशाल खिड़की थी जो बाहर का सुंदर नज़ारा दिखाती थी, और एक बालकनी भी थी जहां से हवेली के प्राचीन सौंदर्य को निहारा जा सकता था। निखिल के कमरे के अंदर एक और विशेष कक्ष था जहां वो बैठकर अपने ऑफिस का काम करता था। कमरे को देखकर ही कोई भी समझ सकता था कि सिर्फ इस एक कमरे को बनाने में लाखों रुपए खर्च किए गए होंगे। पूरा कमरा ब्लैक और वाइट थीम से सजा हुआ था, जिससे ये और भी ज्यादा शाही और आधुनिक लगता था। इस कमरे का हर एक फर्नीचर भारत का नहीं था, बल्कि विदेशों से इंपोर्ट करवाया गया था, जिससे इसकी भव्यता और बढ़ जाती थी।
निखिल का कमरा हवेली के तीसरे माले पर था और उसके बाहर एक छोटा सा हॉल था। इस पूरे माले पर सिर्फ निखिल का ही कमरा था। तीसरे माले पर जाने की इजाज़त गिने चुने लोगों को ही थी और निखिल के कमरे में प्रवेश करने की अनुमति किसी को नहीं थी। अगर किसी ने वहां जाने की हिम्मत की तो उसे इसकी सख्त सज़ा भुगतनी पड़ती। निखिल ने अपना कोट उतारा और सीधे बाथरूम में चला गया। बाथरूम भी बहुत बड़ा था, एक बड़े से कमरे जितना उसका बाथरूम था और पूरी तरह से मॉडर्न। निखिल ने नहाया और एक तौलिया कमर पर लपेटकर बाजू के कमरे में चला गया। निखिल के 6 पैक एब्स साफ दिखाई दे रहे थे। उसकी फिट बॉडी और उभरे हुए बाइसेप्स उसकी मेहनत को दर्शा रहे थे। असल में उसके बाथरूम के अंदर ही एक दरवाज़ा था जो सीधे बाजू वाले कमरे में खुलता था। इस कमरे में निखिल के सारे कपड़े, घड़ी, टाई, बूट्स और परफ्यूम रखे जाते थे। ये एक बड़ा कमरा था जहां निखिल के महंगे इंपोर्टेड कोट, अलग अलग मौक़ों के लिए ख़ास कपड़े, महंगी घड़ियां और अन्य ज़रूरी सामान करीने से रखा हुआ था। निखिल ने कैजुअल कपड़े पहने और कमरे से बाहर आकर सीधे दादाजी के कमरे में चला गया। दादाजी एक किताब पढ़ रहे थे। असल में दादाजी को किताबें पढ़ने और संगीत सुनने का बहुत शौक था। उनके पास तीसरे माले पर एक बड़ी लाइब्रेरी भी थी जिसमें हज़ारों किताबें सजी हुई थीं। निखिल ने कहा, दादाजी, आपने बुलाया? दादाजी ने किताब से नज़रें हटाते हुए कहा, हाँ बेटा, आ बैठ, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। दादाजी ने वो सब कुछ बता दिया जो आरोही के साथ हुआ, परंतु उन्होंने सुहानी और उसकी दोस्त यहाँ रहने वाली हैं ये नहीं बताया। निखिल का पूरा चेहरा गुस्से में लाल हो गया, उसकी जबड़े भिज गए, मुएठियाँ तन गईं। उसने ज़ोर से एक मुक्का दीवार पर मारा। उसके हाथों से खून बहने लगा, उसकी आंखों में आग आ गई। उसने तुरंत फ़ोन किया और कहा, खन्ना, उन कुत्तों को पकड़ कर ब्लैक हाउस लेके आओ, और फ़ोन रख दिया। निखिल ने गुस्से में कहा, उनके मैं छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। वो रूम से जाने लगा तो दादाजी जल्दी से आगे आए और बोले, खन्ना को लाने दे, फिर तू उन्हें काट डालना। अभी तू जाएगा, इतने गुस्से में तो सब नीचे तुझे ही देखेंगे। तू अभी अभी तो आया है, रुक जा। निखिल कुछ नहीं बोला। दादाजी ने कहा, और इस चोट पर दवा लगा देना, फिर नीचे जाना, नहीं तो सब लोग पूछेंगे। तभी अनुराधा जी की आवाज़ आई, चलिए सब खाना खाने। दादाजी ने निखिल के कंधे पर हाथ रखा और बोले, तू शांत हो जा, अगर तुझे सब लोग ऐसे देखेंगे तो डर जाएंगे। ज़रा अपनी शकल देख, राक्षस लग रहा है। तभी निखिल ने अपना चेहरा सामान्य कर लिया और ऊपर अपने रूम में जाकर अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और नीचे चला गया। निखिल जैसे ही डाइनिंग टेबल पर आया, उसने आरोही के सिर पर हाथ फेरा। आरोही हंसती। वास्तव निखिल ये सब बात छेड़कर आरोही और सबका मूड खराब नहीं करना चाहता था। सबने खाना खा लिया। सुहानी को आज देर होने वाला था। ये बात सुहानी ने आरोही को बता दी थी और आरोही ने ये बात सबको बता दी। खाना खाकर सब लोग हाल में बैठे थे। आरोही का सिर निखिल की गोद में था। निखिल प्यार से उसे सहला रहा था। निखिल ने मन में कहा, बच्चा, जिसने तुझे परेशान किया है ना, उसे छोड़ूंगा नहीं, उसे कुत्ते की मौत तड़पा तड़पा के मारूंगा। आरोही जोर जोर से हंस रही थी क्योंकि विवान फालतू के जोक्स मार रहा था। थोड़ी देर बाद सब अपने अपने रूम में चले गए। निखिल अपने रूम में आया और सिगरेट सुलगाई और पीने लगा। उसके दिमाग में बस आरोही के साथ हुआ वह घटना घूम रहा था। उसने खन्ना को कॉल किया और पूछा, कुछ पता चला? खन्ना ने जवाब दिया, नहीं सर, कुछ नहीं पता चला। पता नहीं, वो लोग ऐसे गायब हो गए जैसे थे ही नहीं। निखिल गुस्से में बोला, मुझे वो किसी भी कीमत पर चाहिए, आसमान से खोज या फिर पाताल में, लेकिन मुझे चाहिए। इतना कहकर निखिल ने फ़ोन काट दिया और अपने लैपटॉप पर काम करने लगा। काम करते करते उसे देर रात हो गई। उसकी आंखें थक चुकी थीं और गला सूख रहा था। उसे पानी पीना था। उसने सामने रखे जग को देखा, लेकिन वो खाली था। जग उठाकर वो नीचे चला गया। जैसे ही वो सीढ़ियों से उतर रहा था, उसे लगा कि खिड़की पर कोई है। उसने ध्यान से देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। वो किचन में गया और जग में पानी भरकर वापस आया। जैसे ही वो बाहर निकला, उसे फिर से वही एहसास हुआ जैसे कोई आसपास ही हो। निखिल ने बुदबुदाया, ज़रूर कोई है यहाँ। उसने जग को डाइनिंग टेबल पर रखा और सीधा खिड़की के पास चला गया। बाहर से आती हल्की रोशनी में उसे एक परछाई अंदर आती दिखी। निखिल ने बिना समय गंवाए झट से उस परछाई को पकड़ लिया, लेकिन पकड़ने के चक्कर में पास रखा एक फूलदान ज़मीन पर गिरकर चकनाचूर हो गया। निखिल ने उस परछाई के हाथों को कसकर पकड़ लिया और उसकी पीठ दीवार पर टिका दी। जब उसने ध्यान से देखा तो सामने खड़ी परछाई की बस आंखें ही दिखाई दे रही थीं, गहरी, रहस्यमयी, काली आंखें। निखिल जैसे उनमें खोसा गया था
और हैरानी की बात यह थी कि वो परछाई भी उसकी नीली आंखों में जैसे कहीं गुम हो गई थी। काफी देर तक दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते रहे, जैसे समय ठहर गया हो। तभी अचानक सन्नाटे को चीरती एक तेज आवाज आई। ये सुनकर उन दोनों का ध्यान टूटा और उन्होंने उस दिशा में देखा जहां से आवाज आई थी। अनुराग जी बोले, क्या हुआ? ये आवाज कैसी थी? सभी लोग नीचे आ गए थे। खन्ना ने लाइट जलाई। निखिल ने अब तक उस परछाई का हाथ पकड़ा हुआ था। खन्ना बोला, चोर तेरी तो। तभी सुहानी और आरोही एक साथ बोल पड़ी, नहीं नहीं। सुहानी थोड़ी देर पहले ही आ चुकी थी और बहुत थक चुकी थी। उसका कुछ भी करने का मन नहीं था, इसलिए वो बिस्तर पर गिरते ही गहरी नींद में सो गई। आरोही ने हैरान होकर कहा, नहीं, ये तो वही दीदी हैं जिन्होंने मुझे बचाया था। सुहानी भी उत्साह से बोली, हाँ, ये मेरी दोस्त हैं। अनुराधा जी ने हैरानी से कहा, अच्छा, तो यही है तुम्हारी दोस्त? तभी माया ने झटके से अपना हाथ निखिल की पकड़ से छुड़ा लिया। निखिल अपने हाथ को देखता ही रह गया, क्योंकि एक मामूली लड़की का इतनी आसानी से उसका हाथ छुड़ा लेना मुमकिन ही नहीं था। निखिल बहुत ताकतवर था। हालांकि उसने हल्के से हाथ पकड़ा था, लेकिन निखिल की हल्की पकड़ भी दुश्मनों को जोर से लगती थी। फिर निखिल ने माया की ओर देखा। माया ने हल्के से अपना सिर पीछे किया, जिससे उसके लंबे बाल लहराने लगे। फिर उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया। सभी लोग आंखें फाड़े माया को देख रहे थे। माया की बड़ी बड़ी आंखें, परफेक्ट होंठ, लहराते लंबे बाल, गोरी त्वचा, बिल्कुल आसमान से उतरी अप्सरा जैसी। निखिल तो उसे देखता ही रह गया। ऐसा नहीं था कि उसने खूबसूरत लड़कियां नहीं देखी थीं, लेकिन माया में कुछ अलग ही बात थी। वो नैसर्गिक सौंदर्य थी, कुछ गजब ही थी। आरोही उत्साह से बोली, दीदी आप आ गईं। माया कुछ नहीं बोली। आरोही ने भी माया को नहीं देखा था, पर माया की पर्सनालिटी और उसके काले कपड़े देखकर आरोही समझ गई कि यही वही लड़की है। निखिल अपने होश में आया और गुस्से से बोला, तुम चोरों की तरह क्यों आ रही थी? माया सुहानी को देखकर बोली, मैंने सुमो को कई फ़ोन किए पर उसने उठाए नहीं। ये कहकर माया सुहानी को घूरने लगी। माया सुहानी को सुमो बुलाती थी। प्रियाजी बोली, कोई बात नहीं, तूने कुछ खाया? नहीं तो कुछ लेके आ। माया ने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। दादाजी ने निखिल की आंखों में सवाल देख लिया था, तो वे बोले, चलो अब सोते हैं। सब लोग अपने अपने कमरों में चले गए और आरोही ने माया को उसका कमरा दिखा दिया। तभी नीचे निखिल, उसके पिता, दादाजी और चाचा खड़े थे। निखिल गुस्से से बोला, ऐसे कैसे आप किसी को भी घर में आने दे सकते हैं? आपको पता है ये कितना खतरनाक हो सकता है। तभी आदित्य बोले, हम जानते हैं कि किसे घर में रखना चाहिए और किसे नहीं, ये मत भूल। तेरी बहन को बचाने वाली यही लड़की है। मैंने इन दोनों लड़कियों के बारे में पता करवाया है। सुहानी एक वकील है जो यहाँ प्रैक्टिस करने आई है और उसकी दोस्त आरोही कॉलेज में प्रोफेसर है। निखिल के पिता गुस्से में बोले, मैं तेरा बाप हूँ, तुझसे ज़्यादा जानता हूँ, समझा? मुझे मत सिखा। अनुराग जी ने जब देखा कि माहौल गर्म हो रहा है तो वे बोले, ये दोनों लड़कियाँ प्यारी और अच्छी हैं, इस शहर में अकेली हैं। अगर हम इनकी मदद कर दें तो क्या बुरा होगा? दादाजी बोले, हाँ बिल्कुल, चलो अब देर हो गई है, अब सोते हैं। सब अपने अपने रूम में चले गए। असल में निखिल और उसके डैड की बचपन में बहुत अच्छी बनती थी, लेकिन अब कुछ खास नहीं बनती थी। निखिल को लगता था कि उसके डैड ने उसकी माँ को सिर्फ दर्द ही दिया है। जब जब उसकी माँ को उनके साथ की ज़रूरत पड़ी तब तब वे उनके साथ नहीं थे। वे हमेशा अपने बिजनेस के काम में व्यस्त रहते थे। तभी निखिल ने अपने सिर को झटका और लैपटॉप में काम करने लगा, लेकिन बार बार माया का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। उसकी गहरी आंखें, उसके लहराते बाल। निखिल को खुद समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। जिस तरह से वो माया की आंखों में खो गया था, वैसा उसकी जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। निखिल को प्यार पर कभी यकीन नहीं था। आज तक उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, यहाँ तक कि उसकी कोई लड़की दोस्त भी नहीं थी। वो लड़कियों की तरफ देखता तक नहीं था, लेकिन अब उसके मन में जो हलचल हो रही थी वो उसके लिए बिल्कुल नहीं थी। अलगे दिन हॉल में सुबह विवान भाग रहा था और उसके पीछे आरोही भाग रही थी। दोनों की आवाज़ आ रही थी। तभी दरवाजे से एक लेडी आई और बोली, मॉम। वो और कोई नहीं बल्कि दादाजी की बेटी, आदित्य जी की बहन और निखिल की बुआ थी। असल में बुआ को पता चला था कि कोई दो लड़कियां आई हैं, तो वो तुरंत आ गईं। बुआ बोलने में ज़रा भी कंजूसी नहीं करती थीं। जो मुंह में आता वो बोल देतीं, फिर सामने वाले को बुरा लगे या अच्छा, इसकी उन्हें कोई परवाह नहीं थी। तभी किचन से प्रिया जी और अनुराधा जी आईं। प्रिया जी बोली, अरे दी, आप यहाँ? तभी सुधा जी, बुआ बोली, क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकती क्या? अनुराधा जी बोली, नहीं नहीं दी, ये तो आप ही का घर है,
प्रिया जी ने हाँ में सिर हिला दिया। दादी सुधा जी से बोली, आओ बैठो। तभी रजो बुआ जी के लिए पानी का गिलास ले आई। दादी जी बोली, आरोही बच्चा, लग जाएगी। विवान, क्या कर रहा है? आरोही को दे दे। असल में विवान आरोही का क्रिकेट बैट लेकर भाग रहा था। जब आरोही और विवान ने देखा कि बुआ आ गई हैं तो वे तुरंत हॉल में जाकर बुआ के पैर छूने लगे। तभी दादाजी गार्डन में वॉकिंग करके आ गए। दादाजी ने सुधा जी को देखा और सुधा जी दादाजी के पैर छूने लगीं। दादाजी बोले, सुधा, आओ आओ। थोड़ी देर बाद सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, बस वहाँ माया नहीं थी। तभी अनुराग जी ने पूछा, सुहानी बेटा, आपकी दोस्त कहाँ है? सुहानी बोली, वो आ रही है। इतना कहते ही सीढ़ियों से आवाज आई। माया नीचे उतर रही थी। माया ने ब्लैक पैंट, हाई नेक टी शर्ट और कोट पहना था। हाथ में ग्लव्स थे। उसका सिर्फ मुंह ही दिखाई दे रहा था। निखिल ने जब सीढ़ियों के पास देखा तो पता नहीं क्यों वो अपनी नज़र हटा ही नहीं पा रहा था, मानो उसकी नज़र माया पर जम सी गई हो। माया चलकर डाइनिंग टेबल पर आई। तभी आरोही भागकर माया की तरफ दौड़ी और बोली, दी, आप मेरी बाजू में बैठो ना। आरोही को देखकर माया बोली, कैसी है तू? ये सुनकर आरोही का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। तभी बुआ बोली, ये क्या कर रही है तू? बच्ची के जख्म फिर से हरे हो रहे हैं। अच्छी खासी आरोही सब कुछ भूल चुकी थी, फिर उसे क्यों याद दिला रही है? माया की ये बात किसी को भी पसंद नहीं आई। उस हादसे के बाद घर में कोई भी इस बारे में बात नहीं करता था, क्योंकि सबको डर था कि कहीं आरोही फिर से वही सब सोचने न लगे। तभी माया बोली, क्यों भूल जाना है वो सब कुछ? सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। तभी बुआ बोली, तो तू क्या चाहती है, आरोही ये सब जिंदगी भर याद रखे? माया बोली, नहीं, जिंदगी भर नहीं, पर तब तक जब तक कि वो लड़ने के लिए तैयार न हो जाए। बस आप इतना सोचिए कि अगर उस समय मैं नहीं आती तो मानो मैं आई भी होती, पर आरोही को नहीं बचा पाती तो क्या करती? उसके साथ जो हो रहा था उसे होने देती? हर किसी की जिंदगी की लड़ाई उसकी खुद की होती है। लड़ना उसे खुद को ही पड़ता है। हाँ, परिवार और दोस्त उसका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन लड़ना उसे ही होगा। बात न करने से, आरोही को याद न दिलाने से उसके साथ जो हुआ वो बदल नहीं जाएगा। समस्याओं से भागने से वो हल नहीं होती। बुआ बोली, तू कहना क्या चाहती है? माया बोली, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि आरोही को लड़ना आना चाहिए, ताकि आगे कभी भी ऐसा कुछ हो तो वो अपना ध्यान खुद रख सके। उसे अपने भाई और पापा पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, और अगर उसे लड़ना आएगा तो आप सबको भी उसकी चिंता कम होगी। तभी दादाजी बोले, ये बच्ची सही कह रही है, हर लड़की को अपनी सुरक्षा के लिए लड़ना आना चाहिए। आदित्य जी बोले, जी हाँ, आरोही को मैं कल ही किसी अच्छे सेल्फ डिफेंस क्लास में ज्वाइन करवा दूंगा। तभी आरोही बोली, नहीं पापा, मैं कोई क्लास ज्वाइन नहीं करूंगी, मैं दी से सीखूंगी। दी, आपने सही कहा। मैं अब तक सब कुछ भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं ये भूल गई कि मेरे भूलने या न भूलने से कुछ नहीं बदलेगा। जो हुआ वो सच्चाई है। मैं फाइटिंग सीखूंगी। दी, आप सिखाएंगी ना? मैंने आपके फाइटिंग सीन देखे हैं, कमाल के हैं। आप मुझे खाएंगे प्लीज दी। माया ने कड़े स्वर में कहा। सुबह 5 बजे। आरोही ने हाँ में सिर हिला दिया। निखिल कुछ नहीं बोला, वो बस माया और आरोही को देखता रहा। असल में निखिल ने बहुत कोशिश की थी कि आरोही फाइटिंग सीखे, लेकिन जब भी निखिल कहता तो आरोही बात टाल देती। तभी विवान बोला, अब चूहिया फाइट सीखेगी। आरोही तुरंत बोली, हाँ, जैसे बंदर फाइट सीख रहा है निखिल भैया से। सब लोग हंस पड़े और फिर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। विवान बोला, वाह, तेरे तो रंग ही बदल गए। पहले तो निखिल भाई के बगल वाली सीट पर बैठती थी, अब पार्टी चेंज कर ली, देख भाई। तभी आरोही ने विवान को इशारा किया। निखिल वो इशारा देख गया और बोला, क्या बात है? आरोही फटाफट बोली, भाई, विवान ने मेरा क्रिकेट बैट ले लिया। निखिल ने गुस्से से विवान को देखा और बोला, 1 महीने की पॉकेट मनी कट। सभी मुस्कुराने लगे और नाश्ता करने लगे। तभी स्वाति ने माया की ओर देखा और बोली, दी, आपको सब दी और सुहानी की दोस्त कहकर ही बुला रहे हैं, आपका नाम क्या है? तभी सभी ने इस बात पर ध्यान दिया कि उन्हें माया के बारे में कुछ भी पता नहीं था, पर माया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका पूरा ध्यान खाने पर था। तभी सुहानी बोली, उसका नाम माया है। असल में वो जब खा रही होती है तो किसी को भी कोई जवाब नहीं देती, ये उसकी एक आदत है। सभी ने हाँ में सिर हिला दिया। सुहानी आगे बोली, ये तुम्हारे कॉलेज की नई प्रोफेसर हैं, आज ही ज्वाइन करने वाली हैं। स्वाति, आरोही और विवान माया को देखने लगे। विवान को तो खांसी आ गई। आरोही खुश हो गई और बोली, सच में दी, अब माया दी कॉलेज में भी मेरे साथ रहेंगी। ये ई। तभी दरवाजे से आवाज आई। केविन और वेदांत दरवाजे पर खड़े थे। ये निखिल के दोस्त थे।
जो स्वाति और आरोही को भी अपनी बहन मानते थे। ज्यादातर ये ओबेरॉय मेंशन में निखिल के साथ ही रहते थे। केविन और वेदांत की फैमिली ओबेरॉय फैमिली की बहुत अच्छी दोस्त थी। केविन का फैमिली बिजनेस था, वेदांत एक हीरो था, यानी कि एक फेमस एक्टर था। वो जाना माना नाम था। लड़कियां तो वेदांत के पीछे पागल थीं। वेदांत ने इतनी छोटी सी उम्र में फिल्म जगत में ऐसा नाम कमाया था कि कोई भी उसकी बराबरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। वेदांत सिर्फ नेशनल ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल एक्टर था। जिस फिल्म में वेदांत होता वो फिल्म सुपरहिट हो ही जाती। वेदांत का एक पारिवारिक बिजनेस भी था जिसे वो खुद भी संभालता था। असल में उन दोनों को पता चल चुका था कि आरोही के साथ क्या हुआ है, इसलिए वे दोनों उससे मिलने आ गए। तभी आरोही उनके पास चली गई। निखिल भी उनके पास आ गया। आरोही मुस्कुराते हुए बोली, आप मेरे लिए चॉकलेट लाए? तभी केविन और वेदांत अपने हाथ आगे बढ़ाए और आरोही के हाथ में चॉकलेट दे दी। तभी सब लोग हॉल में आ गए और उसी समय सुहानी भी आ गई। वेदांत की नज़र जैसे ही सुहानी पर पड़ी वो उसे बस देखता ही रह गया। सुहानी दिखने में बेहद खूबसूरत थी। जब सुहानी की नज़र वेदांत पर पड़ी तो उसने उसे नज़रअंदाज कर दिया, लेकिन वेदांत तो बस उसे देखता ही रह गया। काफ़ी देर तक जब वेदांत ने अपनी नज़रें नहीं हटाईं तो सुहानी ने उसे घूर कर देखने लगी। तभी वेदांत ने झेंपते हुए अपनी नज़र हटा ली। माया को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो सबके पास आई और बोली, अब कॉलेज के लिए निकल रही हूँ। तभी स्वाति बोली, दी 2 मिनट, हम भी आपके साथ आ रहे हैं। तभी केविन और वेदांत की नज़र माया पर पड़ी। तभी वेदांत बोला, ओह, तो आपने आरू को बचाया था? आपका बहुत शुक्रिया कि हमारी बहन को बचाया। माया ने हाँ में सिर हिला दिया। केविन तो माया को घूर घूर के देख रहा था। माया की खूबसूरती और सादगी केविन के दिल में उतर गई थी। केविन जो गर्लफ्रेंड ऐसे बदलता था जैसे कपड़े बदल रहा हो, उसकी जिंदगी में ना जाने कितनी सुंदर लड़कियां आती जाती रहती थीं, लेकिन माया को देखकर वो सब भूल गया। तभी विवान बोला, चलो दी कॉलेज। विवान, आरोही, स्वाति और माया कॉलेज के लिए निकल गए और सुहानी भी निकल गई। वहां कॉलेज में विवान ने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई और सब उतर गए। विवान, आरोही और स्वाति अपनी अपनी क्लास के लिए निकल गए और माया प्रिंसिपल ऑफिस के लिए निकल गई। जब माया प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ जा रही थी तो सब कॉलेज स्टूडेंट उसी को देख रहे थे। माया, एक युवा प्रोफेसर की अनोखी शुरुआत। एक तो माया खूबसूरत और दूसरा उसके ऑल ब्लैक कपड़े। कॉलेज में हर कोई उसे एक नई छात्रा ही समझ रहा था। तभी एक लड़का माया के सामने आकर बोला, हेलो ब्यूटीफुल, लगता है आप कॉलेज में नई हैं, मैं आपकी कोई मदद कर सकता हूँ। माया ने उसे नज़रअंदाज किया और आगे बढ़ गई। वो लड़का हक्का बक्का रह गया और उसके दोस्त उसकी इस बेइज्जती पर जोर जोर से हंसने लगे। माया बिना रुके प्रिंसिपल के ऑफिस में चली गई और वहां की प्रक्रिया पूरी करने के बाद स्टाफ रूम में आ गई। तभी एक प्रोफेसर ने उससे पूछा, आपको कुछ काम था? असल में वो प्रोफेसर माया को एक छात्रा ही समझ रहे थे। तभी पीछे से प्रिंसिपल ने आकर कहा, ये हमारे नए अकाउंट्स प्रोफेसर हैं। सभी लोग आश्चर्य से माया को देखने लगे। इतनी कम उम्र में प्रोफेसर। सभी को ये पता था कि नए अकाउंट्स प्रोफेसर आने वाले हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता था कि वे इतने यंग होंगे। अब माया का क्लास लेने का समय हो गया था। वह अपना क्लासरूम खोजकर अंदर दाखिल हुई। जैसे ही उसने प्रवेश किया, सभी छात्र उसे देखने लगे। सबको यही लग रहा था कि माया भी एक छात्रा ही है। कुछ छात्र खड़े थे, कुछ बातें कर रहे थे। तभी माया ने आगे आकर एक कड़क आवाज में कहा, गुड मॉर्निंग क्लास। पूरी क्लास चौंक गई और अपनी अपनी जगह पर बैठ गई। फिर माया ने कहा, मैं आपकी अकाउंट्स प्रोफेसर माया हूँ। ये सुनते ही सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। प्रोफेसर, वो भी इतनी यंग और इतनी सख्त। सदमे का एक और कारण था माया का पढ़ाने का अंदाज। उसकी स्टाइल अनोखी थी जो तुरंत दिमाग में बैठ जाती थी। अकाउंट्स एक ऐसा विषय था जिसमें जिन छात्रों को रुचि होती वे इसमें अच्छा करते, लेकिन जिन्हें रुचि न हो वे पास होने के लिए भी जूझते रहते। लेकिन आज पूरी क्लास शांत थी और माया की बातों को ध्यान से सुन रही थी। 1 घंटे बाद क्लास खत्म हुई। सभी छात्र गोल बनाकर खड़े हो गए और माया के पढ़ाने की शैली, उसकी खूबसूरती और उसके आत्मविश्वास पर बातें करने लगे। वाह, मैम की क्या स्टाइल है, मैं तो फिदा हो गई, एक लड़की ने कहा। आज पहली बार मुझे अकाउंट समझ में आया, क्या पढ़ाती हैं। दूसरी लड़की बोली, कितनी खूबसूरत हैं, काश मेरी गर्लफ्रेंड भी ऐसी होती, एक लड़के ने मजाक में कहा। उधर माया की एक और क्लास थी। जैसे ही वो वहां से निकली, छात्र छात्राओं में फिर से उसकी चर्चाएं शुरू हो गईं। अब माया कैंटीन में पानी पीने के लिए गई। वो एक कुर्सी पे बैठ गई। वहां बैठे छात्र भी उसे ही देख रहे थे।
तभी वहां आरोही अपने दोस्तों के साथ आई और एक टेबल पर बैठ गई। जब उसकी नज़र माया पर पड़ी तो वो मुस्कुराकर माया की ओर चल पड़ी। दीदी आप? आरोही चौंक गई। माया ने आरोही की ओर देखा। तो दीदी, कैसा रहा पहला दिन प्रोफेसर के तौर पर? आरोही ने उत्सुकता से पूछा। अच्छा था, माया ने संक्षिप्त जवाब दिया। फिर माया ने पूछा, तेरी अभी क्लास है? नहीं दीदी, आरोही ने जवाब दिया। माया बोली, ठीक है, मैं घर जा रही हूँ, तू आ रही है? बस दीदी, 2 मिनट में बैग लेकर आती हूँ, कहकर आरोही चली गई। आरोही और माया को इस तरह बात करते देख वहां बैठे सभी लोग आश्चर्य से उन्हें देखने लगे। आरोही अपने दोस्तों के पास गई और उन्हें बाय कहकर वहां से चली गई। उसके दोस्त आरोही को जाते हुए देखते रहे। असल में वे आरोही से पूछना चाहते थे कि वो प्रोफेसर को कैसे जानती है, लेकिन आरोही तो निकल गई। थोड़ी देर बाद माया और आरोही घर आ गए। आरोही और माया अपने अपने कमरों में चले गए। थोड़ी देर बाद आरोही नीचे आई। चाय और नाश्ता सोफे पर बैठकर करने लगी। प्रियाजी और अनुराधा जी बातें कर रही थीं और रजो उनके साथ बैठकर सब सुन रही थी। प्रियाजी बोली, तो कैसा गया आज का दिन? आरोही बोली, बहुत अच्छा। और माया का दिन कैसा गया? पता नहीं मॉम, दी का लेक्चर आज मेरी क्लास में नहीं था, पर मैंने पूछा था। माया दी ने कहा कि आज का दिन अच्छा था। अनुराधा जी बोली, अरे तू अकेले अकेले नाश्ता करने बैठ गई? माया को बुला, उसे भी भूख लगी होगी। आरोही ने माथे पर हाथ रखकर कहा, हाँ, मैं तो भूल गई, अभी दी को बुलाकर लाती हूँ। आरोही तुरंत खड़ी होकर माया के कमरे की ओर चली गई। माया बाथरूम में थी। आरोही कमरे में आई पर वहां कोई नहीं था। तभी बाथरूम से आवाज आई। आरोही बाथरूम के पास जाकर बोली, दी, आप नहाकर नीचे आ जाना नाश्ता करने। माया ने अंदर से मना कर दिया, मुझे नहीं करना। आरोही वहां से चली गई। प्रियाजी ने आरोही को देखकर कहा, माया को नहीं लाई। आरोही बोली, उन्होंने मना कर दिया खाने से। दूसरी तरफ केविन, वेदांत ब्लैक हाउस में थे। तभी ब्लैक हाउस के बाहर एक काली कार आकर रुकी और उसमें से खन्ना निकला। उसने कार के पीछे का दरवाज़ा खोला। पीछे की सीट से निखिल उतरा और बिना कुछ कहे अंदर की ओर बढ़ने लगा। उसी समय ड्राइविंग सीट से ऋत्विक उतरा, जो निखिल का पीए था। फिर तीनों खन्ना, निखिल और ऋत्विक चुपचाप ब्लैक हाउस के अंदर चले गए।